हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। हमारी डाटा इंटरप्रिटेशन एंड केसली डीआई की सीरीज चल रही थी। आज उसी सीरीज में हम एक डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई डिस्कस करेंगे। आज जो हम डीआई डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्मली जो हमारी डीआई होती है, ठीक है, वो अर्थमेटिक पे बेस्ड तो होती है, पर अर्थमेटिक के किन टॉपिक पे बेस्ड होती है, तो मोस्टली जो उनमें कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है वो परसेंटेज, रेशियो एंड प्रॉफिट एंड लॉस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। पर जो आज हम डीआई डिस्कस करेंगे वो टोटली डिपेंड और टोटली बेस है टाइम एंड वर्क में। उसमें अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पर या परसेंटेज की टर्म्स यूज हो रही है, पर अगर पूरा कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट किसका बेस्ड है? टाइम एंड वर्क का। तो यानी इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? टाइम एंड वर्क का टोटली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम में जो हम IBPS PO एंड SBI PO प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, ठीक है, उसमें जो हमारे पास डीआई आती है वो किसी ना किसी टॉपिक पे बेस्ड भी देखने के लिए मिलती है। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस पे भी बहुत आती है, टाइम एंड वर्क पे भी बहुत देखने को मिलती है, ठीक है, एंड पार्टनरशिप पे। तो देखते हैं आज की जो हमारी डीआई है, ठीक है, जो टाइम एंड वर्क पे बेस्ड है, तो किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। और जब हमारे पास कोई डीआई टाइम एंड वर्क पे बेस्ड होती है तो हमें उसे किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास जो डीआई है, ठीक है, हमें एक ही ग्राफ विजिबल हो रहा है क्लियरली, ठीक है, वो कौन सा है? लाइन ग्राफ, ठीक है। और उसमें जो हमारे पास डाटा है वो किस टाइप का है? ठीक है, तो लाइन ग्राफ शो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 7 पर्सन PQRSTUV, ठीक है, टू कंप्लीट वर्क इंडिविजुअली, गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू डाटा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? ग्राफ में 7 पर्सन है, ठीक है, जिनका वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो नंबर ऑफ डेज है यानी टाइम ड्यूरेशन, वो हमें लाइन ग्राफ में गिवन है, ठीक है। और 7 पर्सन कौन कौन से हैं? तो PQRSTU एंड V, ठीक है। इन 7 पर्सन के रिस्पेक्ट में हमें इनकी टाइम ड्यूरेशन गिवन है और कहीं ना कहीं इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास टाइम एंड वर्क में, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन अगर हम बात करें जिनकी हमें टाइम ड्यूरेशन किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए टाइम ड्यूरेशन गिवन होती है, तो सबसे पहले हमें किस वैल्यू की जरूरत होती है? तो वो वैल्यू हमारी क्या होती है? टोटल वर्क, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन जो हमें गिवन होती है उससे एलसीएम से हम ये वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, यानी हम टोटल वर्क जो एक्चुअल उनका वर्क है वो क्या वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें सबसे पहले फाइंड करना होता है। फिर हमें ये पता होना चाहिए जो ये 7 के 7 पर्सन है, इनकी टाइम ड्यूरेशन तो हमें पता है पर हमें इनकी इफिशिएंसी नहीं पता, ठीक है। तो सेकंड हमें क्या स्टेप करना है? हमें इनकी इफिशिएंसी फाइंड करनी है, ठीक है। जो ये 7 के 7 पर्सन है तो हमें इनकी क्या फाइंड करनी है? इफिशिएंसी फाइंड करनी है। देन उसके बाद हमारे पास जो भी क्वेश्चन में लैंग्वेज दी है, जिस भी अकॉर्डिंग क्या है वर्क करवाया जा रहा है, फिर उसके रिस्पेक्ट में। तो सबसे मेन चैलेंज पता है क्या? कि हर क्वेश्चन में पर्टिकुलर जहां पर डाटा हमें 7 पर्सन का दिया है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है जब भी हमें टाइम एंड वर्क की डीआई मिलती है तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है। यहाँ पर देखिए 7 पर्सन के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। अब इन 7 पर्सन का अगर आपके पास 2 केसेस होंगे, कोई भी चीज आपकी यहाँ पर फिक्स नहीं है, पहले आपको ये भी समझना है वो क्या। यहाँ पर अगर मैं 7 के 7 पर्सन की जो टाइम ड्यूरेशन देखूं ना, वो एक दूसरे से मिलती हुई है। मिलती हुई मतलब मल्टीपल, एक दूसरे से मल्टीपल जो है, ठीक है, वो एक दूसरे से आप मिलते हुए हैं। जैसे अगर मैं कहूं 10 का अगर हम प्राइम फैक्टर ब्रेक करें 2 इंटू 5, 15 का करें तो 3 इंटू 5, 12 का करें तो 3 इंटू 4, ठीक है। ये वैल्यू क्या है? बहुत ही छोटी है और एक दूसरे की आपस में मल्टीपल है, ठीक है। तो यहां से हमें ये चीज क्लियर होती है, अगर यही वैल्यू ऐसी होती जो एक दूसरे के फैक्टर नहीं होते, ठीक है, और वैल्यू भी क्या होती? थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती, तब हमारे लिए, और नंबर ऑफ पर्सन भी क्या होते? 7 होते, तब हमें एक सिंगल सोल्यूशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तब हमारे लिए डिफिकल्ट क्यों होता? रीजन समझिए। अगर ये टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, एक दूसरे की मल्टीपल विजिबल नहीं हो रही थी, मल्टीपल इन द सेंस कंप्लीट मल्टीपल नहीं है, पर जो इनके प्राइम फैक्टर है ना वो मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो यानी जो हम इनका एलसीएम लेंगे ना इन 7 पर्सन की टाइम ड्यूरेशन का, वो बहुत बड़ी यानी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू नहीं आएगी, या नंबर्स की फॉर्म में बहुत बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो यानी अगर मैं 8, 10, 12 एंड 15 एंड 24, और यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं और फिर मैं क्लियर करती हूँ कि हमें किस अकॉर्डिंग वैल्यू को लेना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा हमारे पास 7 पर्सन है, P Q
ठीक है, इनकी टाइम ड्यूरेशन गिवन है, पी की हमारे को 8 डेज, 10 डेज, 12 डेज, 15 डेज, ठीक है, एंड टी की 24 डेज एंड 20 डेज एंड 30 डेज। ये बात क्लियर है। अब हमें क्या कहा गया है, हमारे पास ये 7% और इनकी टाइम ड्यूरेशन गिवन है। सबसे पहले हम टाइम एंड वर्क में क्या करते हैं, टोटल वर्क फाइंड करते हैं। मैंने अभी यहाँ पे बताया कि डीआई में हमारे पास हमें पहले सिंगल सॉल्यूशन क्रिएट करना होता है, पर किस कंडीशन में करना और किस कंडीशन में नहीं करना। देखिए, जब मैं इनका एलसीएम ले रही हूँ ना, तो इसके प्राइम फैक्टर तो 8 ही रहेगा क्योंकि 2 का मल्टीपल है, ठीक है। 2 × 5 लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। प्राइम नंबर के रेस्पेक्ट में ही ब्रेक करते हैं, 3 × 4, 3 × 5, ठीक है, 3 × 8। अब आप देखिए कैसे ब्रेक कर रही हूं मैं। 24 है ना, 24 का आप 6 × 4 भी ले सकते हैं, पर 6 में 2 प्राइम नंबर है, 2 और 3। हमें एक ही टाइप के प्राइम नंबर एक मैक्सिमम वैल्यू में रखने। जैसे मैंने 8 था तो 8 का 8 ही लिया, क्यों, रीजन ये 2 का मल्टीपल यानी 2 की ही मल्टीपल फॉर्म है, तो इसके हम और फैक्टर ब्रेक नहीं करेंगे। हमें एलसीएम फाइंड करना है, उसके लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है, मैक्सिमम मल्टीपल, तो हम उसे एज इट इज रखेंगे। 2 का हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, मल्टीपल कितना आ रहा है, 8, तो उसे एज इट इज रखेंगे। ऐसे 20 की बात करूं तो 4 × 5, ठीक है। इसे हम 10 × 2 भी ले सकते थे, पर वहां पर 10 में 2 एक प्राइम नंबर और 5 हमें एक जैसे प्राइम नंबर एक ही मल्टीप्लाई में चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पर लें तो 2 × में 3 × में 5, ठीक है। अब अगर मैं सबसे पहले एलसीएम की बात करूं तो यहां पर 2 का सबसे मैक्सिमम मल्टीपल कितना है, तो 8 है। फिर 3 के अगर मैक्सिमम मल्टीपल की बात करूं तो यहाँ पर हर किसी के पास 3 सिंगल 1 ही है, यानी 3, एंड 5 का भी मैक्सिमम 1 ही है, ठीक है। तो एलसीएम हमारे सामने आ गया 8 × 3 × 5, 8 5 जा 40, 40 3 जा 120। कैलकुलेशन करने में भी हमें समझना है, 8 3 जा 24 करते, 24 × में 5 थोड़ा सा सोचना पड़ता, पर अगर 8 की 5 से करती हो तो 0 कहीं ना कहीं क्रिएट होगी। 5 के 2 से मल्टीप्लाई हमारे पास क्या बनाती है, एक सिंगल 0 क्रिएट करती है। तो हमें ये भी समझना है कि 8 × 5 40, 40 को हम 4 भी मान सकते हैं, 4 × 3 यानी 12 यानी 120। तो एलसीएम कितना है, 120। अब देखिए यहाँ पर जो समझने वाली बात थी वो क्या थी, मैंने कहा नंबर ऑफ पर्सन 7 है और उनकी जो टाइम ड्यूरेशन है ना वो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। जो उनके वर्क की टाइम ड्यूरेशन है वो वैल्यूज मैक्सिमम 30 है, देखिए, ठीक है। बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू नहीं है, और उनका जो एलसीएम आ रहा है ना वो भी बड़ी वैल्यू नहीं है। बहुत बार ऐसा भी आएगा कि वैल्यूज बड़ी नहीं दिखेंगी पर ये एक दूसरे की मल्टीपल नहीं होगी, ठीक है। जैसे सपोज मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ यहाँ पर अगर वैल्यू एक की टाइम ड्यूरेशन होती 16, 21, ठीक है, 25। देखिए यहाँ पर अगर सिर्फ मैंने ये 3% की टाइम ड्यूरेशन ली है, ये 5 के प्राइम फैक्टर है, तो इसको मैं 5 × 5 भी ले सकती हूँ, 16 को 16 ही रहेगा एंड 21 को 3 × 7। अब इसके एलसीएम की बात करूं, यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 3, और वैल्यूज भी अगर मैं कहूँ ना तो 25, 16, 21 इन्हीं की जैसे सिमिलर है, बहुत बड़ी नहीं है। पर एलसीएम अगर हम इनका कहें तो आपके सामने है, एलसीएम क्या आएगा, 25 × में 16 × में 21। कोई भी फैक्टर इनके कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर इनके क्या है, कॉमन नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो एलसीएम होगी वो बहुत ही बड़ी वैल्यू होगी। और ऐसी जब कंडीशन आई और नंबर ऑफ पर्सन 7 हो तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बेनिफिट रहता है कि हम बार बार एलसीएम लें जो वैल्यू है। क्यों, क्योंकि रीजन समझिए, अगर हम एक बार भी सिंगल सोल्यूशन क्रिएट कर लेंगे तो ये एलसीएम, अभी तो मैंने सिर्फ नंबर ऑफ पर्सन कितने लिए थे, 3, तो एलसीएम इतना बड़ा आ रहा था। और अगर मैं यहाँ पर 7 की बात कर रही हूँ, 7 नंबर ऑफ पर्सन होंगे, तो एलसीएम की वैल्यू आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी होगी। और बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है इनकी इफिशिएंसी की वैल्यू भी क्या होगी, टफ होगी। इफिशिएंसी की वैल्यू भी बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है आपको ये समझना है, ओवरऑल जो क्वेश्चन दिए होंगे, हम भले एक बार सिंगल सोल्यूशन क्रिएट कर लेंगे
उन क्वेश्चंस में हम इफिशिएंसी एंड टोटल वर्क को बार बार यूज करेंगे और वो वैल्यू बड़ी है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन हमारी क्या होगी, टफ होगी। तो कोई भी रूल ना कभी किसी वैल्यू के लिए क्वांट में फिक्स नहीं होता, हमेशा डिपेंड करता है हमारे वैल्यूज पे, ठीक है, वो किस टाइप के नंबर्स हैं, कैसी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पे ही हमेशा ट्रिक भी हमारी डिपेंड करेगी। तो ये बात क्लियर हुई कि टाइम एंड वर्क में किस टाइप का डाटा हो तो हमें किस टाइप से सॉल्व करना, ठीक है। चलिए अब हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड कर लिया था, यहाँ पर हमने टोटल वर्क फाइंड कर लिया, टोटल वर्क इज 120 यूनिट। अब हम सबकी इफिशिएंसी, जब हम फैक्टर ब्रेक करके करते हैं ना तो हमारे लिए इफिशिएंसी फाइंड करना क्या होता है, इजी होता है। पी की इफिशिएंसी देखिए 8 तो है ना, यहाँ पर 8 के सिमिलर 8, 3 into 5 यानी पी की इफिशिएंसी इज 15 यूनिट, ठीक है। ये 120 है तो 12 आ गई, ठीक है, ये 128 12 है तो ये 10 आ जाएगी, ठीक है। 3 into 5 15 होता है, 15 कैंसिल आउट करूंगी तो यहाँ पर 8 आ जाएगी, ठीक है। 24 8 और 3 फैक्टर 24 होता है तो 24 यानी रिमेनिंग इज 5 वैल्यू रहेगी, तो 5 एफिशिएंसी आ गई। एंड यू की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 यूनिट। एंड इसी तरीके से सिमिलर हमारे पास वी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। ये बात क्लियर है। एफिशिएंसी कैसे फाइंड करते हैं वो भी समझिए। टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं उसके टाइम ड्यूरेशन से, एफिशिएंसी आती है, ठीक है। 120 डिवाइडेड बाय 8 इज 15 यूनिट, 120 डिवाइडेड बाय 10 इज 12 यूनिट, ठीक है। एफिशिएंसी किसकी है, क्यू की, ठीक है। पी की एफिशिएंसी इज 15 यूनिट, 120 डिवाइडेड बाय 12 तो 10 यूनिट एफिशिएंसी इज आर, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास सिमिलर क्या है, हमने जो 7 के 7% थी उनकी एफिशिएंसी फाइंड कर ली। चलिए अब इसी के बेस पे देखते हैं क्वेश्चंस हमारा अल्टीमेट बी बैंकर का ऑनलाइन कोर्स जो हमारा स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उसका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 16 मई से, ठीक है। आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स की सबसे मेन खासियत क्या है, इसमें अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं एंड 2 इयर्स में आपका सिलेक्शन नहीं होता है किसी भी बैंक में, ठीक है, तो आपकी टोटल जो पेमेंट है वो रिफंड हो जाएगी। अब आप सबसे पहले ये मत सोचिए कि पेमेंट रिफंड होगी, आप ये सोचिए कि इस ऑनलाइन कोर्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यहाँ पर पेमेंट रिफंड मिल रही है। यानी ऐसी तो कोई क्वालिटी होगी ना जिसकी वजह से 100% सिलेक्शन की गारंटी दी जा रही है, ठीक है, नहीं तो पेमेंट रिटर्न की बात की जा रही है। तो हमेशा हमें पॉजिटिव व्यू देखना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव तो हमारे पास उसके साथ के साथ दिया ही है, पर हमें क्या देखना है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन है, ठीक है। तो आप इस कोर्स को जरूर एनरोल कीजिए, ठीक है, और इसका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 16 मई से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी डीआई पे बेस्ड, आर एंड टी वर्क फॉर एक्स डेज। आर और टी क्या है, कितने टाइम के लिए वर्क करते हैं, एक्स डेज, एंड दे लेफ्ट द वर्क, और उसके बाद वो वर्क क्या है, छोड़कर चले जाते हैं। आफ्टर दिस क्यू एंड S took responsibility of the work and completed the remaining work in X plus 1/2 days, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क क्या है, Q और S कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, तो X plus 2.5 days, ठीक है। रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय R and T and Q and S, ठीक है, इज 1:3। देखिए यहाँ पे हमें रेशियो दिया है ना, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन को रेशियो की टर्म्स में ही पुट करके करें तो हमारे लिए कैलकुलेशन भी इजी होगी और हम क्वेश्चन को इजीली फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझिए कि यहाँ पर किसने वर्क किया है, तो R और T ने वर्क किया है। कितने टाइम के लिए वर्क किया, R और T के लिए, ठीक है, तो उन्होंने X डेज के लिए वर्क किया है। R और T की जो पर डे की एफिशिएंसी होगी उसकी मल्टीप्लाई में X से कर दूंगी तो R और T की क्या हो जाएगी, जो उन्होंने उतने टाइम के लिए वर्क किया है वो वर्क आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या कहा है, उसके बाद R और T वर्क को छोड़कर चले गए, लेफ्ट द वर्क। नेक्स्ट किसने ज्वाइन किया है, Q एंड S ने, ठीक है। Q और S की एफिशिएंसी Q और S ही एज्यूम कर रही हूँ, अभी हम वैल्यू एक्चुअल ले लेंगे। और उन्होंने कितने टाइम के लिए वर्क किया है, तो उन्होंने कितने टाइम के लिए वर्क किया है, X plus 1/2 डेज के लिए वर्क, ठीक है। और अगर हम इनकी एफिशिएंसी में जो इन्होंने वर्क किया है, ठीक है, उस वर्क में रेशियो फाइंड करें, रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय R and T and Q and S इज 1:3। क्लियर है। तो बस यहाँ पर हमें वैल्यू तो रखनी है, X की वैल्यू आ जाएगी। हमसे क्या पूछा जा रहा है,
तो हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, r और t की इफिशिएंसी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, r की इफिशिएंसी इज 10 यूनिट एंड t की इफिशिएंसी इज 15 यूनिट। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 15x। Q एंड S की वैल्यू पुट करेंगे तो Q की एफिशिएंसी इज 12 यूनिट एंड S की एफिशिएंसी इज 8 यूनिट, सम इज 20 यूनिट। डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं। ठीक है, इनका सम है 20, इन दोनों का सम है आपके पास 15 यूनिट। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 20x एंड अंदर जब 20 से 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 इक्वल में 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 45x, ये वैल्यू आएगी 20x प्लस 50। 45x में से 20x सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25x इक्वल में क्या आ जाएगा 50। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो x की वैल्यू 2 आ रही है। हमसे यही पूछा गया था x की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू कितनी है 2d। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है S and T स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट S work with 62.5% of his efficiency and you start working with 1/3% more his efficiency on another work which is 66 2/3% of work which is S and T were doing। हमें यहाँ पर क्या बताया गया है, सबसे पहले किसी काम को S और T ने स्टार्ट किया है। ठीक है, और जहां पर उस वर्क पे S अपनी एक्चुअल इफिशिएंसी से वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, 62.5% इफिशिएंसी से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है, एक अनदर वर्क यू ने भी स्टार्ट किया है। ठीक है, जिसपे वो अपनी एक्चुअल इफिशिएंसी से वर्क नहीं कर रहा बल्कि उसने अपनी इफिशिएंसी को इंक्रीज किया है। कितना, 33 1/3%। फिर नेक्स्ट क्या कहा गया है, जो यू ने वर्क किया है ना वो किसके इक्विवेलेंट है, यू का जो वर्क है ना, जो एस और टी वर्क कर रहे हैं ना, ठीक है, उसका 66 2/3%। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने एक सिंगल सॉल्यूशन क्रिएट किया था। तो एस और टी क्या वर्क कर रहे हैं, हमने टोटल वर्क एक ही बार फाइंड कर लिया, वो कितना है 120। ठीक है, तो यानी एस और टी तो 120 यूनिट ही वर्क कंप्लीट करेंगे, पर यू इसका 66 2/3% फाइंड करेगा। तो हमें अब क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय यू टू डेज, ठीक है, एंड टाइम टेकन बाय एस एंड टी टू कंप्लीट द वर्क। तो हमें इनके टाइम में रेशियो फाइंड करना है। जब रेशियो का क्वेश्चन हो ना तो कोशिश कीजिए हम रेशियो में ही डायरेक्टली वैल्यू पुट करें। हमें किस किस के रेस्पेक्ट में टाइम फाइंड करना है, यू की जो टाइम ड्यूरेशन है, और किस किस की फिर एस और टी की जो टाइम ड्यूरेशन है। टाइम ड्यूरेशन बराबर हमारे पास क्या होता है, टाइम फाइंड करना होता है तो टोटल वर्क अपॉन में इफिशिएंसी। ठीक है, टाइम बराबर हमारे पास क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन में इफिशिएंसी। सबसे पहले हम यू के लिए लेते हैं, तो यू को कितना वर्क कंप्लीट करना है, जो वर्क एस और टी कर रहे हैं उसका 66 2/3। एस और टी कितने यूनिट वर्क कंप्लीट कर रहे हैं 120, इसका 66 2/3 इज 2/3। ठीक है, 66 2/3% किसके इक्विवेलेंट होता है 2/3, तो 120 का 2/3 ये वर्क यू को करना है। तो हमने टोटल वर्क ले लिया जो यू को करना है। अब यू की एफिशिएंसी अगर मैं कहूं तो यू की एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी है, तो यू की एक्चुअल एफिशिएंसी हमारे पास 6 यूनिट है, पर यू अपनी एक्चुअल एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, 33 1/3% मोर। ठीक है, तो 33 1/3% की जो फ्रिक्शन होती है वो होती है 1/3, यानी पहले इसकी एफिशिएंसी 3 यूनिट थी, अब 1 यूनिट इंक्रीज कर दी, तो यानी अब वो किस एफिशिएंसी से वर्क कर रहा होगा 4/3। एक्चुअल 3 थी, अब इंक्रीज होके कितनी आई है 4/3, तो यानी हमने उसकी एफिशिएंसी यहीं पर डायरेक्ट कन्वर्ट की है। ठीक है, 6 इंटू में एक्चुअल है कितनी 6 इंटू में 4/3। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2 से 4 की मल्टीप्लाई 8, यहां पर करेंगे तो ये 40 इंटू 2 इज 80 अपॉन में 8। ठीक है, ये u के लिए सिंप्लीफाई फॉर्म आई है तो 10 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एस और टी की टाइम ड्यूरेशन के रेस्पेक्ट में। तो एस और टी के रेस्पेक्ट में टोटल वर्क तो 120 यूनिट है, वर्क में कोई भी चेंजेस नहीं है, पर एस अपनी एक्चुअल इफिशिएंसी से वर्क नहीं करता। एस अपनी कौन सी इफिशिएंसी से वर्क कर रहा है 62.5%, तो एस की एक्चुअल इफिशिएंसी कितनी है 8 यूनिट। ठीक है, 62.5% की फ्रिक्शन कितनी होती है, तो कितनी होती है 5/8।
यानी हम इसकी एक्चुअल इफिशिएंसी से नहीं, जितने परसेंट गिवन है वो फाइंड कर रहे हैं, तो उसकी सिंपलीफाई फॉर्म क्या है 5/8 प्लस टी तो अपनी एक्चुअल इफिशिएंसी से ही वर्क कर रहा है और टी की एक्चुअल इफिशिएंसी 5। इसे सिंपलीफाई करेंगे, 8 से 8 कैंसिल, 5 + 5 120 अपॉन में 10। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो ये वैल्यू आ जाएगी 10, यहां से अगर हम देखें तो ये वैल्यू आ जाएगी 12। तो रेशो कितना आ जाएगा, तो रेशो इज 5:6। सबसे पहले हमें u के रिस्पेक्ट में था, तो 5:6 इज सी ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर इज सी, यानी रेशो क्या है उनके टाइम ड्यूरेशन में 5:6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 person PSU start working on alternate days starting from P and S then U. ठीक है, if P work with the 66 2/3% of efficiency and S work 87.5% of his efficiency and U work with 83 1/3% of his efficiency, then in how many days total work will be completed। हमसे ये पूछा जा रहा है वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा। सबसे पहले हमें ये देखें तो सबसे फर्स्ट डे किसने वर्क किया है, P ने वर्क किया। P की एक्चुअल इफिशिएंसी कितनी है, तो P की एक्चुअल इफिशिएंसी इज 15 यूनिट, पर P अपनी किस इफिशिएंसी से वर्क कर रहा है, 66 2/3 यानी 2/3 से। तो कितनी आ जाएगी, यानी P अब किस इफिशिएंसी से वर्क कर रहा है, यानी P पर डे कितनी चेयर बना रहा है, तो 10 यूनिट। ठीक है, फिर हमारे पास सेकेंड डे कौन वर्क कर रहा है, S। ठीक है, S की एक्चुअल इफिशिएंसी कितनी है, 8 यूनिट, और S अपनी 87.5% की इफिशिएंसी से वर्क कर रहा है। 87.5% की फ्रिक्शन इज 7/8। ठीक है, तो यानी S की इफिशिएंसी अब कितनी है, तो कितनी है, 7 यूनिट। ठीक है, एंड लास्ट डे यानी थर्ड डे कौन वर्क कर रहा है, तो यानी U वर्क कर रहा है, और U की इफिशिएंसी कितनी है, तो U की एक्चुअल इफिशिएंसी 6 यूनिट। ठीक है, और अब वो अपनी किस इफिशिएंसी से वर्क कर रहा है, 83 1/3%। ठीक है, तो 83 1/3% की फ्रिक्शन होती है 5/6 यानी 5 यूनिट। ये बात क्लियर है, तो U की कितनी आ गई, 5। अब अगर मैं कहूं फर्स्ट डे P वर्क कर रहा है, सेकेंड डे S वर्क कर रहा है, एंड थर्ड डे U वर्क कर रहा है, तो 3 डेज में ये कितना वर्क कंप्लीट करेंगे, तो 3 डेज में ये 22 यूनिट वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 10 + 7 इज 17 यूनिट, 17 + 5 इज 22 यूनिट। 3 डेज में कितना वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो 22 यूनिट। एक्चुअल वर्क है कितना, 120। 120 से बिलो 22 का कंप्लीट मल्टीपल हम देखते हैं। ठीक है, 120 अगर हम कहें तो 22 के टेबल में नहीं आता, यानी कंप्लीट मल्टीपल नहीं है। जब कंप्लीट मल्टीपल नहीं होता तो हम उससे पहले का मल्टीपल देखते हैं कि 120 से बिलो 22 का कौन सा मल्टीपल होगा, तो 22 × 5 110 होता है। ठीक है, और जो 120 से पहले की वैल्यू है, तो यानी हम इसके किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से। तो कितना यूनिट वर्क कंप्लीट हो रहा है, 110। जब हमने इफिशिएंसी की 5 से की है तो टाइम की भी 5 से करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 डेज में 15 डेज में कितना वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो 15 डेज में 110 यूनिट कंप्लीट हो रहा है। पर एक्चुअल में हमें करना कितना वर्क है, 120, अभी भी 10 यूनिट रिमेनिंग है। अब एक चीज समझेंगे, 15 के बाद 16 डे पे सबसे पहले कौन आएगा, तो देखो 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, फिर अगेन वही रिपीटेशन सीरीज चल रही है ना, तो नेक्स्ट डे 16 डे पे, ठीक है, ये 3 कंप्लीट पेयर में हमने लिया है, तो नेक्स्ट 16th डे पे अगेन कौन आएगा, P आएगा। ठीक है, तो 16th डे पे P आएगा और कितना वर्क कंप्लीट करेगा, तो P पर डे कितना करता है, 10 यूनिट। वो 10 यूनिट करेगा और तब कंप्लीट कितना हो जाएगा, 120। क्लियर है, और 120 ही वर्क करना था, तो यानी ये तो हमारे पास फ्रैक्शन में भी नहीं, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है। तो यानी वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, तो 16 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यही थे हमारे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी सीरीज में फिर एक और DI के साथ।